नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय लोकसभा चुनाव की आहट लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत ही नजदीक लोकसभा चुनाव की घोषणा का जो समय है वह भी नजदीक आ रहा है। और चुनाव आयोग आने वाले 8-10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने प्रयास में जुट गए हैं कि अपने-अपने रणनीति को धार देने में भी और अपने-अपने जो सीटों का बँटवारा है गठबंधन का, उसको भी लगातार है प्रयास में कि जितना जल्दी हो सके उसका सीटों का बँटवारा हो जाए। और इसी संदर्भ में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, वह भी लगातार अपनी जो उनकी मीटिंग है घटक दलों के साथ लगातार जारी है। और वहीं एनडीए जिसमें बीजेपी मुख्य रूप से घटक दल है और उसके सहयोगी दल हैं विभिन्न राज्यों में, उनके साथ भी वह लगातार बातचीत कर रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार जो प्रमुख राज्य हैं राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें और 40 बिहार के अंदर है। ये जो 88 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्द बनने जा रही हैं जो गठबंधन दलों के साथ में सीट शेयरिंग के संदर्भ में। क्योंकि अगर हम देखें, अगर महाराष्ट्र की बात करें 48 लोकसभा सीटें और पिछले लोकसभा चुनाव में एक तरह से देखा जाए तो एनडीए को काफी बड़ी तादाद में सीट मिली थी। और लेकिन जब शिवसेना और एनसीपी में जो बंटवारा हुआ है, जो टूट हुई है, उसके बाद इस समय जो घटक दल है बीजेपी के साथ, वह उसी संदर्भ में अपनी पूरा दावा ठोक रहे हैं। उसी पर बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान या पशुपतिनाथ पारस के बीच में सीटों के बंटवार को लेकर असहमति दिखाई देती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। उनसे हम जानेंगे पूरा विषय किस तरह से क्या राजनीतिक इसके मायने हैं। हमारे साथ दिनेश बोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के। अनेक वर्षों का उनका अनुभव है और विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप उन्हें देखते भी हैं। और जिस तरह से विश्लेषण में पूरे विषय करते हैं, बहुत सारगर्भित और सार्थक रहता है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो दिनेश जी, जैसे कि बात तो सब ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की भी, उनके लिए भी राहें गठबंधन की आसान नहीं है। क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की अगर जो गठबंधन सहयोगी हैं, उनका सीट शेयरिंग का जो लेकर मसले हैं वो अभी तक सुलझे नहीं है उनके। तो इसलिए सीट बँटवारे पे उनकी सहमति हमें दिखाई नहीं देती है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 195 लोकसभा सीटों की सूची जारी की, उसमें बिहार और महाराष्ट्र को इसलिए उन्होंने शामिल नहीं किया क्योंकि वहाँ सीट शेयरिंग की उनकी कोई सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर आप किस तरह समझते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की, उनके सामने क्या चुनौती है बीजेपी के सामने घटक दलों को लेकर? दिनेश जी। जी, प्रशांत जी नमस्कार। और जहाँ तक पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जी, जी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद मैक्सिमम 48 सीट हैं। महाराष्ट्र का दृश्य सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इस टाइम इंडिया के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आज अमित शाह भी मुंबई आए हैं। जो आग लगी है यहाँ पर अजीत पवार, शिंदे कैंप और बीजेपी के बीच में। 48 सीटों में बीजेपी कम से कम 30 सीटें चाहती है। अजीत पवार को कम से कम 10 सीटें चाहिए। और शिंदे की शिवसेना को 18 सीटें चाहिए। अब ये 58-60 सीटें हो जाती हैं, एक आधे छोटे और एलाई हैं, वो भी साथ में आएँगे। अमित शाह तो अब राज ठाकरे को भी साथ लाने के चक्कर में है कि उनको भी 1-2 सीटें दे दी जाएँ। सबसे पहले अगर हमको महाराष्ट्र को समझना है तो हमें महाराष्ट्र के जो ज़ोन्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्टोरल ज़ोन्स इसमें मुंबई और जो कोंकण बेल्ट है हमारी, कोंकण के अंदर आपकी रायगढ़ है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ये समुद्र के किनारे वाली सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सीटें हैं, ये एक ज़ोन है, दूसरा है वेस्टर्न महाराष्ट्र काफ़ी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर आपका शिरडी, अहमदनगर, मावल, पुणे, बारामती का जो शरद पवार का एरिया है, सतारा, माढा, शोलापुर, सांगली, अ, हथनकंगला और कोल्हापुर ये आती हैं। एक और जो अ, ख़ास जो जहाँ पर संघर्ष की बात हो रही है वो नॉर्थ महाराष्ट्र है। नॉर्थ महाराष्ट्र बेसिकली देखा जाए तो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ मिलता हुआ ज़ोन है। इसमें नंदुरबार, धुले, जलगाँव, रावर, डिंडोरी और नासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर एक अच्छा एरिया यहाँ पे आता है जिसको हम मराठवाड़ा कहते हैं, जो अलग ज़ोन है। मराठवाड़ा के अंदर आपके जालना है, परभनी है, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ और विदर्भा जहाँ से नागपुर आता है और जहाँ पर गडकरी साहब भी हैं, फडणवीस साहब का भी सारा वो है। इसमें बुल्ढाना, जी। अकोला, अमरावती, यवतमाल, रामटेक, वर्धा, अ, भंडारा गोंदिया जो बेसिकली जो सीट आपकी प्रफुल्ल पटेल की होती थी पुराने ज़माने में और गढ़चिरौली है और चंद्रपुर ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे के सारे। अब अगर मुंबई, कोंकण को मिला लिया है तो करीब-करीब 6 सीटें तो हम यहाँ की गिन लेते हैं। मुंबई की 6 सीट हैं और साथ में अगर कोंकण की मिला लें तो 2-3 सीटें वहाँ की अगर थाना भी साथ में मिला लेते हैं तो। ये सारा का सारा जो एरिया है, ये शिवसेना का गढ़ है, मैं आपको पहले बता दूँ। जो सारा का सारा ये मुंबई का और ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पैठ काफ़ी गहरी हुई है।
यहाँ पर आपको एनसीपी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कांग्रेस का दबदबा भी थोड़ा कम मिलेगा। तो जो भी फाइट होगी इस समय वहाँ पर बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की सेना के बीच में होगी, मैं आपको पहले बताऊँ। हालाँकि शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही है यहाँ पर, लेकिन शिवसेना का दावा मुंबई के अंदर खास तौर से शिंदे का इतना बड़ा लगता नहीं है। जी, दूसरी बात जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, ये जो पुणे, बारामती, मावल और ये आपका कोल्हापुर, हातकंगला वो सारी जो साइट्स हैं, सातारा, कराड के जो एरिया है, ये सब एरिया है शरद पवार के। उन्होंने इसको बड़े अच्छे ढंग से नर्चर किया है, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र एक किस्म से इनका अपना फिefdom है, बारामती भी है वहाँ पर, पूना भी आ जाता है उसके अंदर। तो मैंने इनको जी, एक्सटेंसिवली कवर भी किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ की राजनीति कैसी है, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। यहीं पर कम से कम नहीं तो 10 सीटें अजीत पवार माँग रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी उसके लिए एग्री होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिंदे की सेना 18 सीटें माँग रही है, मुझे लगता है कि शायद वो अपने हैसियत से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो अनटेस्टेड पार्टी हैं। राजनीति ये है कि इस चुनाव में मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि शिंदे को जो भी सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी उनको हरवाने का काम करेगी। मैं आपको पहले बता दूँ। भले उन्हें 2-3 अच्छा, सीटों को नुकसान हो जाए, लेकिन वो शिंदे को जो शिवसेना है उसको फिनिश कर देना चाहते हैं। उनका लोक आधार तो कुछ है नहीं, लोक आधार आज भी देखा जाए तो उद्धव की शिवसेना का ग्राउंड पे है, जो सारा का सारा शिवसेना का ग्राउंड फोर्स जिसको कहते हैं। कैडर है, पूरा संगठन है उनका, गाँव-गाँव तक है साहब। कोई जी, गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पे उनका संगठन ना हो, हर गाँव के अंदर उनकी शाखाएँ हैं, जैसे आरएसएस की शाखाएँ होती हैं, शिवसेना की भी शाखाएँ हैं। वहाँ जाएँगे तो उनका एक ऑफ़िस भी आपको मिलेगा, वहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं। सामने बड़े कुछ ब्लैक बोर्ड लगे मिलेंगे आपको हर जगह पे और कुछ बिल बोर्ड लगे अच्छा, मिलेंगे। ये आपको शायद किसी भी दल के अंदर आपको शायद नहीं मिलेंगे, इवन बीजेपी के अंदर भी नहीं मिलते आपको मतलब। इनके ऑफ़िस के सामने बड़े बिल बोर्ड लगे मिलेंगे आपको। वहाँ पे इनके डेली जो कार्यक्रम है वो रहते हैं। साथ में इनकी एक और अच्छी रहती है, बहुत सारी शाखाओं पे आप पाएँगे कि वहाँ पर वो फ्री के 8-10 न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं। जो लोग आएँगे उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वहीं रख के चले जाते हैं। ये सुविधा सिर्फ़ शिवसेना ही दे सकती है। दिस इज़ हाउ दे कनेक्ट विद द पीपल एक्चुअली। वो जी, उद्धव की जो ग्राउंड फ़ोर्स है उस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि शिवसेना ने उसको हथियाने की कोशिश की है, ये शिंदे की शिवसेना ने। शिंदे का प्रभाव क्षेत्र थाने का या उसके साथ में उनका बेटा कल्याण, बिल्कुल बाजू में उसकी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ तक है। मैं उसके बाहर शिंदे की सेना का कोई प्रभाव नहीं देखता हूँ। अगर शिंदे की शिवसेना 2 से 3 सीटें जीत जाए यहाँ पर, तो उनको बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। बहुत हो गया 4 सीट, इससे ऊपर नहीं है। अजीत पवार और शरद पवार की क्या कहते हैं कि वो जो टसल है, वो बहुत बड़ी टसल होगी। यहाँ पर पहली बार लोगों को पता लगेगा कि जो लॉयल्टी है, जो एनसीपी के जो ग्राउंड फोर्स है, वो किसके साथ में है। कि क्या शरद पवार का होल्ड अभी भी उतना है या भतीजा उनका उससे ऊपर निकल गया है। ये अभी थोड़ी-सी अनटेस्टेड टेरिटरी खास तौर से। उद्धव के मामले में मैं कह सकता हूँ कि उद्धव को सीटें ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा और शिंदे की शिवसेना जो है वो नहीं मिल पाएगी। ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इस समय एक कमज़ोर फुटिंग पे है। जहाँ पहले कई बार लगता था कि 48 में से करीब-करीब 40 सीटें एमवीए ले जाएगी, लेकिन जब से अजीत पवार सेक्शन गया, शिंदे गए, तो दोनों दल कमज़ोर हुए हैं। लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी आप ये समझ के चलिए कि ये आज भी 48 से 24-25 सीटें आराम से निकाल के ले जाएँगे। उद्धव, कांग्रेस और साथ में आपका शरद पवार की जो शरद पवार। अ, हाँ, उनकी जो एनसीपी है, ये निकाल कर ले जाएँगे, ये पक्की बात है। तो 48 सीटों में जहाँ उनके पास एक निर्दलीय मिला के 42 सीटें थी पहले, जी, तो जी, उनका नेट लॉस करीब-करीब आप सोचिए 48 42 से आप डाउन होके अगर 24 पे आ जाते हैं या 20 पे आते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, 18-20 सीटों का लॉस है। बीजेपी की तड़पन इसलिए है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसको मैं रिकवर कहाँ से करूँ, इन सीटों को जो मेरे लॉसेस आ रहे हैं। लॉसेस तो ख़ैर बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉसेस की रिकवरी कहाँ से होगी? क्योंकि नॉर्थ में तो ऑलमोस्ट 90% के सैचुरेशन पॉइंट पे वो खड़े हैं और कितना ले जाएँगे वहाँ पे? अ, राजस्थान में 25 में 25, गुजरात में 26 में 26, मध्य प्रदेश में 29 में 28, तो कहाँ लेके जाएँगे सीटें? अब एक्स्ट्रा थोड़ी क्रिएट कर लेंगे।
तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट भी है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की तरह कभी भी अपने बल पर फुल मेजोरिटी नहीं मिली है असेंबली में, मैं आपको बताऊं। तो जो भी सरकार बनी है वो गठजोड़ से बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अफ़सोस होता है कि इन देयर प्राइम टाइम जो कि इनका इंडिया में जो बेस्ट टाइम रहा, ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है बीजेपी का। इससे इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता बीजेपी का, कि अपने बेस्ट टाइम के अंदर भी वो बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पर मेजॉरिटी लेने की सिचुएशन में, पोज़ीशन में वो नहीं है। वही हिसाब इनका कर्नाटक में भी है कि अपने बल पर कभी भी बीजेपी को वहाँ विधानसभा मेजॉरिटी नहीं मिली, मैं आपको बताऊँ। आप पूरे रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। ये इनका बहुत बड़ी व्यथा भी है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है, ख़ास तौर से गडकरी तो ख़ैर अपनी सीट जीत जाएँगे, गडकरी का तो क्या है कि निर्दलीय भी खड़े हो जाएँगे ना, तो भी जीत जाएँगे वो। उनकी इतनी हस्ती है वहाँ पर नागपुर के अंदर। लेकिन बाकी लोगों की हस्ती इतनी नहीं है क्योंकि इन्होंने काम-वाम तो किए नहीं कुछ ज़्यादा और स्कैंडल काफ़ी ज़्यादा है। फडणवीस, अजित पवार और शिंदे का जो कैंप है, इनका कोई रेपुटेशन अच्छा नहीं है ग्राउंड के ऊपर। तो इनके लॉसेस जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे यहाँ पर। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो लॉसेस सारे ज़ोन से आएँगे, कोंकण से भी आएँगे, नॉर्थ महाराष्ट्र से भी आएँगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र से भी आएँगे, विदर्भ से भी आएँगे, मराठवाड़ा से भी आएँगे। और वहाँ पे एक-एक सीट पे 3-3 4-4 कंटेंडर हैं। एक खिलाड़ी और भी है महाराष्ट्र के अंदर वीवीए। तो ये जो वंचित आघाड़ी वाले जो लोग हैं, प्रकाश अम्बेडकर वाले, इनकी पहुँच अच्छी है। जी, पिछली पिछली बार भी इनके 30-35 लाख वोट थे, मैं आपको बताऊँ। तो उन्होंने कई अच्छा, सीटों अच्छा। पे बहुत बुरा प्रभाव डाला था और खास तौर से ये जो कांग्रेस का गठबंधन था एनसीपी के साथ में, उन्हें बहुत चोट जी, पहुँचाई थी वहाँ पर। तो इस बार कोशिश की जा रही है, अभी उनको 2 सीटें ऑफ़र की हुई हैं, लेकिन उनकी डिमांड 5 सीटों की है। अब 5 सीटें मुझे लगता है कि उनकी प्रकाश अम्बेडकर की इतनी हस्ती है नहीं कि उनको 5 सीटें दी जाएँ। उनको 2 से 3 सीटों की है, 2 सीट तो अभी दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि खींचतान करके उनको 3 सीटें दे देंगे। और अगर ये वीवीए के साथ इनका समझौता हालाँकि वो सीटें खाली करके रखी हैं, घोषित नहीं की हैं। और एमवीए के अंदर समझौते हो गए, बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा खींचातानी है नहीं है, जो शरद पवार की एनसीपी है और इसमें क्या कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सेना है जो करीब 18 बता सीटें लड़ रही है और बाकी कांग्रेस की है। तो यहाँ पे समझौता हो चुका है, सिर्फ 3 सीटें बाकी बची हैं जिनको खाली छोड़ा गया वीवीए के लिए। तो यहाँ पर जो इनका क्या कहते हैं कि फाइनलाइज़ेशन हो चुका है। लेकिन इनकी जो आपस में जूतम-पैजार चल रही है बीजेपी के अंदर, उसकी वजह से अमित शाह आज भागे-भागे पहुँचे मुंबई, भई इनको रोका जाए, क्या किया जाए? कोई जी, टस से मस होने को तैयार नहीं है और सारी सीटें नॉर्थ में हो, विदर्भा में हो, महाराष्ट्र में हो, मुंबई के अंदर अब ऐसा गेम है कि कोई अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जो छोड़ता है उसका पॉलिटिकल प्रभुत्व कम हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि शिवसेना का कद जो है इस बार घटा दिया जाए। अगर वो शिवसेना का कद घटाते तो उनका इंटरेस्ट इसमें है कि उनको एक मराठा लीडर चाहिए था। वो मराठा लीडर उनको अजित पवार के रूप में मिल गया। अब महाराष्ट्र में एक बड़ा मराठा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। वो कमी जो बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी कमी थी कि वो मराठा नहीं था, वो अजित पवार के आने से पूरी हो जाती है। और एक तरह से क्या है कि आत्मीय संतुष्टि भी होती है, क्योंकि जी, बिना मराठा के महाराष्ट्र की राजनीति पूरी नहीं होती। तो ये मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर जो स्थितियाँ इस समय निकल के आ रही हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पर एमवीए 18-20 वाला हाल है। मतलब जो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये शायद 20 की स्थिति में है और फडणवीस का जो दूसरा गठबंधन है बीजेपी का, वो 18 की स्थिति में है। इसी किस्म की स्थिति शायद इलेक्शन के रिजल्ट्स में आपको उभरती हुई नज़र आएगी और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी पहेली बन गया देखा जाए तो खास तौर से ये क्या कहते हैं कि बीजेपी के लिए कि इसको तोड़ बीजेपी के पाना लिए। आसान नहीं है। उनको पता है यहाँ पर लॉसेस बहुत बड़े हैं हमारे और लॉसेस रिकवर हो नहीं सकते। अब रही बात आपकी बिहार की। बिहार। देखिए बिहार की राजनीति अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखें तो वहाँ कई बड़े बदलाव हुए हैं। कई बड़े बदलावों की वो वहाँ पर बीज डले हैं एक्चुअली और गांधी मैदान इस बात का साक्षी रहा है कि वहाँ पर जो बीज डाले गए हैं, उनका प्रभाव पैन इंडिया के अंदर साउथ को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, वो बहुत बड़े रूप में देखा गया है। मुझे लगता है कि बिहार में जो सपना लेके नीतीश और क्या कहते हैं कि ये बीजेपी चली थी, वो शायद सपना, सपना ही रहेगा। 40 में से 39 सीटें उनके पास थी पिछली बार। तो ये तो दूर की कौड़ी है। अगर वो आधी सीटें, 20 सीटें भी ले जाते हैं, तो उनको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए।
मैं ये समझता हूँ कि उनके पास 20 सीटें 40 में से नहीं आएँगी, नीचे आएँगी क्योंकि इस समय जो लोगों का ज्वर है, जो लोगों का जो मोटिवेशन है, जो लोगों के अंदर से अनुभूति निकल कर आ रही है कि तेजस्वी को साइडलाइन किया गया, धोखा दिया गया है पलटू राम के द्वारा। लेकिन नीतीश कहीं भी जाते हैं तो उनके अपना एक वोट बैंक जो होता है काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है, मैं आपको बताऊँ। ये पलटू राम वाली चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब लोग वोट देने आते हैं और इस बार परिस्थितियाँ जिस ढंग से लोग निकल के आए हैं स्वतःस्फूर्त, वो मुझे लगता है कि बीजेपी के चेहरे पर चिंता की रेखाएँ तो पैदा करेगा। वो चिंता की रेखाएँ जेडीयू के अंदर भी आप देख पाएँगे, वहाँ भी वो कंपन है सारे के सारे। मुझे लगता है कि भारत के अंदर 2 दल ऐसे हैं जिस टाइम जो शायद अपनी समाप्ति की ओर हैं। इसमें मैं बीएसपी को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बीएसपी तो समाप्ति की ओर ऑलरेडी जा चुकी है पहले से, वो तो मैं पहले से कह चुका हूँ कि वो अपनी अंतिम साँसें गिन रही है। लेकिन 2 और जो मुख्य पार्टी हैं, जो अंतिम साँसें गिन रही हैं, वो कर्नाटक की जेडीएस और बिहार की जेडीयू है। ये दोनों अपने अब अंतिम काल के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। इसके बाद और अगर आप 5-10 साल के अंतराल में देखेंगे तो आपको शायद जेडीएस के और जेडीयू के ट्रेसेस मिलेंगे। छोटे-मोटे ट्रेसेस ऐसे जहाँ 2% 3% 4% वोट एक जैसे निर्दलीय होते हैं ना, ये उनकी वो जी, जी, भूमिका जी। हो जाएगी। क्योंकि कर्नाटक में उनका वोट बैंक गिर के ऑलमोस्ट 12-13% पे आ चुका है। बहुत बुरी हालत है उनकी। मजबूरी में बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ रहा है वहाँ पर कि कैसे करके मांड्या की और मैसूर की सीट बच जाए, मेरी 2 सीटें मिल जाएँ। लेकिन बीजेपी वो भी दया करने के पक्ष में नहीं है। दूसरा यहाँ भी ये है कि बीजेपी अपना अपर हैंड लेगी और शायद नीतीश बाबू को उतनी सीटें नहीं देने वाली है बिहार के अंदर जितनी उसको अपेक्षा है। वो शायद हो सकता है 17-18 सीटों की डिमांड करे 40 में से। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर और भी तो हैं, मांझी भी तो है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। तो वहाँ की खिचड़ी के अंदर ना ज़्यादा नमक डालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस समय। तो किस-किस को आप बनाओगे, कैसे करोगे? इसलिए आपने देखा कि महाराष्ट्र की सीटें और खास तौर से बिहार की सीटों के ऊपर डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है। डिक्लेरेशन कर्नाटक में भी इतना नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ भी कई जगह पेच फँसे हुए हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही हैं और मुझे लगता है कि शायद इनकी चिंताओं का यही कारण है कि जो बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े ग्रॉस लॉसेस आ रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी भरपाई कहाँ से की जाए? ये सारी दिक्कत है परेशानी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भरपाई कैसे करेंगे इन राज्यों से जो नुकसान उन्हें हो रहा है बीजेपी को और उन्हें उसका बखूबी एहसास भी है। अच्छा इसमें अगर हम देखें जो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय जो राजनीति रही है शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली रही हो या एनसीपी की रही हो, ऐसे बिहार में आरजेडी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, दूसरे अन्य जो दल है। क्या क्षेत्रीय राजनीति कमजोर करने का खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ रहा है? तो जिस तरह से वह क्षेत्रीय दलों की राजनीति को खंडित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही थी। क्या उसकी जो परिणति लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी बीजेपी को नुकसान होता हुआ पार्लियामेंट सीट का? देखिए उनकी नीति बड़ी शुरुआत से क्लियर रही है कि उन्हें क्षेत्रीय दल पसंद नहीं है। वो अपना सारा मुकाबला 1 टू 1 कांग्रेस के साथ करना चाहते हैं हर जगह पे। लेकिन भारत की जो विविधता है अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में, वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय दल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते अभी इतनी जल्दी। रिप्लेस हो सकते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में। अब आज आप कल्पना करो कि तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके को आप रिप्लेस करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। आज इनकी राजनीति को कितने दशक हो चुके हैं और वहाँ पे किसी और का स्थान नहीं होता है। तो बीजेपी की राजनीति को वहाँ स्थान नहीं मिलता, तो बीजेपी को वोट कितने 3.6% वहाँ पे और कभी एडीएमके के कंधे पे चढ़ जाए तो 1 सीट लोकसभा में मिल जाती है और 3-4 सीटें विधानसभा में मिल जाती हैं, उनको इससे ज़्यादा तो मिलती नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, वो जैसे अन्नामलाई को उन्होंने कहा था कि अन्नामलाई ने एक कंकड़ फेंका पानी के अंदर और बहुत बुराई कर दी अम्मा की और एमजीआर की। ये सोचने के लिए देखते लोग क्या कहते हैं। अन्ना डीएमके ने बीजेपी को निकाल के बाहर फेंक दिया अपने गठबंधन में से। तो बीजेपी को बाद में एहसास हुआ कि गलती हो गई ये तो। जो एक आधी सीट आनी थी और ये सोच रहे थे जो बाकी सनातन-वनातन का सारा काम किया। अब वहाँ सनातन वगैरह चलता नहीं सब साउथ में। मैं तो अभी पिछले 10 दिन पहले मैं कोयंबटूर में था, करीब 5 दिन था मैं वहाँ पे। और उनके आस-पास के सारे एरियाज़ मैंने घूमे, देखा तिरुपुर वगैरह साइड का जो एरिया है वो सारा मैंने देखा वहाँ पर जाके। लोगों से बात भी की मैंने। अब एक कोयंबटूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा-सा प्रभुत्व है, वो वेस्टर्न तमिलनाडु है। साउथ तमिलनाडु में जाओ तो आपको कन्याकुमारी है और उसके ऊपर की साथ लगी सीट तिरुनेलवेली है, वहाँ पे बीजेपी का थोड़ा प्रभाव है। और एक सीट जहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है थोड़ा-सा वो है रामनाथपुरम जिसके अंदर आपका रामेश्वरम भी सीट आ जाती है।
अब ये 4 ही सीटें हैं जिस पे ले दे के बीजेपी का थोड़ा बहुत एक वहाँ प्रभुत्व है और 3 साढ़े 3% इनके वोट आ जाते हैं वहाँ पे। बाकी अगर आप नॉर्थ तमिलनाडु में जाओ जहाँ वेल्लोर है, चेन्नई है या मध्य जो तमिलनाडु है जिसके अंदर आपका मदुरई है, कांचीपुरम है, तिरुचिरापल्ली है, वो है या वेस्टर्न में जाओगे तो कोयंबटूर है, तिरुपुर है, इसमें आपकी धर्मापुरी है और साथ में कृष्णागिरी है, बहुत सारे हैं। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट भी है उसमें। तो यहाँ पे प्रभाव नहीं है, कोयंबटूर को छोड़ दो, तो इक्का-दुक्का एरिया वहाँ पे प्रभाव के, तो भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुआ, मोदी जी वहाँ चले गए तमिलनाडु में, अभी 2-4 दिन पहले। वहाँ जाके कहते हैं, तारीफ करते हैं अम्मा की और उसकी एमजीआर की, पता लग गया इनके बिना गुज़ारा नहीं है, तो गाली दे के गलती की। लेकिन एडीएमके मानने वाली तैयार नहीं क्योंकि उनकी जो ग्राउंड फोर्स है ना, उनकी बीजेपी के प्रति बहुत घृणा है एक्चुअली अब। क्योंकि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने अम्मा को गाली दे दी। अब अम्मा को तो पूछते हैं वो, अम्मा को कुछ होता था तो ये लोग अपने आप को आग लगा लेते थे। सबसे इमोशनल लोग हैं भाई साहब ये तमिलनाडु के लोग। इतने इमोशनल है कि कहीं भी अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लेते हैं, आग लगा के मर जाते हैं। तो उनकी उनके लिए जो परिवार हैं या एमजीआर हैं या अम्मा है, भगवान है उनके। तो आप उनके भगवान को नाराज़ मत करो। काशीराम नॉर्थ में भगवान नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप उनके नीचे जो दलित वर्ग है उनसे पूछो काशीराम भगवान, भगवान नहीं मानेंगे उनको, वोट देंगे, समर्थक हैं उनको, अच्छा मानेंगे, हाँ, लेकिन वहाँ भगवान मानते हैं उसको, तमिलनाडु के अंदर। तो आप उनके गॉड को एंटागोनाइज़ मत करो ना, वो सारी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें काफ़ी बड़ी हैं, वो अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी हैं और शायद इतना आसान नहीं है 2024 उनके लिए, ये सुनामी बड़ी है। इंडिया गठबंधन का कंसोलिडेट होना, एक साथ आना, धीरे-धीरे आगे बढ़ना और कहीं न कहीं इनका कंसोलिडेशन चिंता की रेखाएँ पैदा कर रहा है और वो बहुत सारे क्षेत्रों में है, एक में नहीं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह उनके लॉसेस आ रहे हैं और आपको हैरानी होगी ये सुन कि लॉसेस जो उनके गढ़ है ना, आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। गुजरात में 1-2 सीटें गँवा दें, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मैं आपको पहले बता दूँ, बीजेपी। तो आप सोचिए कि गढ़ के अंदर दरारें आ चुकी हैं। बस ये समझ के चलिए। जी। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपने और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। आज की महाराष्ट्र की अगर बात करें, जो आपने कहा कि जो उद्धव ठाकरे के साथ ही जो कैडर है या उनका म मतदाता है, मतलब आज भी कहीं न कहीं दिखाई देता है उसी पार्टी के साथ। ऐसे कौन से कारण हैं कि जो कैडर है, नेता तो चले गए बीजेपी के साथ, विधायक बीजेपी के साथ चले गए, सरकार बना गए। तो ऐसे में लेकिन कैडर जो है, जो मतदाता, वो आज भी क्यों उद्धव ठाकरे या शरद पवार के साथ खड़ा दिखाई देता है? उसके पीछे ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं? क्या लगता है आपको? देखो लेगेसी है ना, विरासत है। विरासत किसकी है? बाला साहब। बाला साहब की विरासत फ़ोटो लगाने से शिंदे की नहीं हो जाती। बाला साहब के पुत्र कौन हैं? उद्धव ठाकरे ना। अगर विरासत ही हो जाती तो राज ठाकरे क्यों नहीं उसके सफल हो गया भाई? वो तो 1% भी वोट नहीं मिलता लोकसभा में उसको 0.9 0.7% वोट मिलता है। विधानसभा में उसको ऐसे मिलते थे। तो राज ठाकरे भी उनका भतीजा था ना अल्टीमेटली तो, बेटा तो नहीं था। तो जब लोग देखते हैं कि भाई विरासत किसके पास है, तो विरासत में भतीजा नहीं आता साहब, विरासत में अननोन पर्सन शिंदे नहीं आता साहब, विरासत में आनंद दिघे जो उनके गुरु थे वो भी नहीं आते जो थाने से थे। तो एक लोगों का ना क्या कहते हैं कि एक अटैचमेंट है बाला साहब के साथ और ये मान के चलते कि बाला साहब की विरासत का हकदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे, जो यंग है लेकिन बहुत एक्टिव है इसमें पॉलिटिक्स और बहुत पॉपुलर भी है। पूरे महाराष्ट्र कवर करते रहते हैं, भाषण उनके चलते रहते हैं और हज़ारों लाखों लोग उसको सुनने के लिए भी आते हैं। मुझे मालूम है कि आदित्य कितना एक वाइब्रेंट और काफ़ी हद तक एक डायनामिक लीडरशिप है, यंग लीडरशिप है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ज़मीन पे जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, जब बाला साहब की बात होती है, तो शिंदे के साथ आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता। ठीक है, 2-3 क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, मैंने मान लिया। लेकिन वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता। जब उसे आइडेंटिफ़ाई करना है किसी के साथ में तो फिर वो उद्धव के साथ आइडेंटिफ़ाई करता है कि वो बाला साहब का खून है। तो फिर वही बात आ जाती है ना कि सिम्पैथी फैक्टर आता है ना कि आप किसके साथ हो। तो पूरे महाराष्ट्र में जब आप विदर्भा में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ जो मुंबई से काफ़ी दूर है। आज मुंबई से आपको नागपुर जाना हो, तो नागपुर से आगे भी महाराष्ट्र है, भंडारा, गोंदिया सारे इलाके हैं वहाँ पे। तो जो ट्राइबल इलाके जो आगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिले हुए हैं सारे के सारे। तो ये 700 किलोमीटर का समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे, जो बना हुआ मुंबई और उसके बीचों जो इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे एक्चुअली देखा जाए तो आज तक का। इससे बड़ा हाईवे कोई बना नहीं है। 4 लेन बाय 4 लेन का हाईवे है, 8 लेन है, प्लस सर्विस लेन्स भी हैं दोनों साइड के अंदर वो। तो इससे बड़ा हाईवे कोई बना नहीं आज तक। 500 किलोमीटर तो कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल है, शिरडी तक तो चल रहा है। शिरडी से बम्बई का कनेक्शन बाकी है उसका।
तो ये बना के इन्होंने तैयार कर दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप उधर भी जाएँगे तो आप पाएँगे कि विदर्भा के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर भी जो उद्धव ठाकरे के प्रति जो सिम्पैथी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में कम से कम एक ये लिटमस टेस्ट होगा कि ये पता लग जाएगा कि शिवसेना का जो बेस कैडर है, जो ग्राउंड फोर्स है वो किसके साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में विजयी निकल कर आएँगे और शिवसेना जो शिंदे की है, उसे शायद अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा और दूसरी बात बीजेपी भी यही चाहती है कि ये 3 में से 1 को काट दिया जाए। वो अजीत पवार को नहीं काटेगी मैं आपको बता दूँ, किसी हालत में नहीं काटेगी क्योंकि उसको मराठा लीडर नहीं है उसके पास। तो मराठा आ गया ना उसके पास, वेस्टर्न महाराष्ट्र उसके बिना चलता नहीं। और शरद पवार आज हैं तो कल नहीं, उम्र के उस पड़ाव पे 85 साल के हो चुके हैं। तो उनको मालूम है कि थोड़ा-सा वेट करेंगे तो हो सकता है 5 साल बाद तो फिर ये हमारा ही है ना सब कुछ उसके बाद से, फिर तो कोई बचता नहीं आपके पास। ये दिक्कत है सारी की सारी। लेकिन हाँ, शिंदे की जो राजनीति है, वो यहाँ से समाप्ति की ओर जाएगी, आप यकीन मानिए। और यहाँ पर अगर वो 7 में अक्टूबर में इलेक्शंस है महाराष्ट्र के, तो वो क्या करेंगे ना, वो इलेक्शन या तो अभी करा सकते हैं, लेकिन शायद अभी नहीं कराएँगे। अभी शिंदे को हरवाएँगे। हरवा के उसको उसकी हैसियत बताएँगे कौन? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। और उसके बाद जब विधानसभा के अंदर सीटें देने की बारी आएगी अक्टूबर में, कहेंगे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तुम्हें क्यों देंगे? तुम एक काम करो तुम अलग भी हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी टैक्टिकली उसको काटने की बात हो रही है, प्रशांत। जी, जी। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से पूरी इस विषय की व्याख्या की है मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और जो महाराष्ट्र और बिहार की जो राजनीति है, जो वर्तमान की जो उनका परिदृश्य है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। और आपने बताया कि किस तरह के वहाँ के राजनीतिक समीकरण है और जमीन पर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और जो शिवसेना कैडर है या एनसीपी कैडर है किस तरह से आज भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जो राजनीतिक विरासत है वह आज भी उद्धव ठाकरे के हाथों में ही वहाँ का जो कैडर है वह दिखता है। तो इसका निश्चित रूप से जो राजनीतिक परिणाम है वह बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकते हैं आने वाले समय में, जैसा आपने बताया। और एनसीपी के लिए भी जो शरद पवार की जो अहमियत है, आज भी वहाँ के जो एनसीपी के समर्थक वर्ग है उसमें शरद पवार की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है जो उसमें अजित पवार जो है मराठा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वे आने वाले समय में शरद पवार की कि वे आने वाले समय में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो राजनीतिक स्थिति है वह एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट और कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं एकजुट होती दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपने बेस्ट सेट में से समय निकाला। आपका अपने मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।